आपका अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये मेरा छोटा सा प्रयास जिसमें खोट्टा के जितने भी छात्र जिन्होंने GSS CGL या इंटरमीडिएट में खोट्टा को अपना सब्जेक्ट चुना है, उसके लिए एक छोटा सा प्रयास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सोन माटी, और इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि सोन माटी की जो 10 कहानी है इसको जितना भी जल्दी हो सके, मतलब एक ही वीडियो में संक्षिप्त रूप से इनके जो पात्र हैं उनका परिचय करवाएं और लेखक के बारे में बताएं, और बाद में सोन माटी के लगभग जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसको भी करवाया जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जो सोन माटी के जितने भी पात्र हैं ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, मतलब याद नहीं रहता कि झबरू किस में है, उबार में है कि हुब में है कि धुआंधंधा में है। तो एक मेरा प्रयास रहेगा इसमें कि सोन माटी को जितने भी कहानियाँ उसको संक्षिप्त रूप में इसको बताया जाएगा, और आप लोग भी एक कॉपी और एक पेन ले लें और उसको अगर जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है तो उसको नोट डाउन कर लें। और जितने संक्षिप्त रूप में आप नोट्स बनाएंगे वो एग्ज़ाम के पहले अगर आप देख लेंगे सरसरी निगाहों से तो आपको ये फ़ायदा देगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। और ये प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि ये मेरा प्रयास कैसा रहा। तो देखिए, चलिए, हम लोग को एक कहानी है कि सोन माटी है, एक किताब है, ठीक है। तो उसमें जो रचनाकार हैं इनके प्रोफेसर विनोद कुमार, ठीक है। ये प्राध्यापक थे रांची कॉलेज, और इनका जो जन्म हुआ था 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये दारू बोल के एक जगह है हजारीबाग में, तो वहीं पे हुआ था। और उनके पिता का नाम थे मथुरा प्रसाद, ठीक है। और इनका जो प्रथम संस्करण आया था सोन माटी का तो 1990 में आया था, और द्वितीय आया था 2017 में, ठीक है। प्रकाशक जो किए थे उनको प्रकाशक किए थे जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड, और इसमें 10 कहानियाँ हैं, ठीक है। तो देखिए, कहानियों का नाम क्या क्या है। पहला कहानी आपको मिलेंगे उबार, फिर दूसरा कहानी जो है जिगनिक डोआनी, फिर धुआंधंधा, माई के लोर, पांचवा जो है अजवार भोजिक बनाइल चोंगा, ठीक है। छठा है दुपेला जोंड्रा, 7 नंबर जो चैप्टर है ओद दीदा, और 8वां चैप्टर है मलकी बहू, 9वां चैप्टर है भीतर बाहर, और 10 है खूब। तो आपको तो ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है कि ये बाइक की ये किस कहानी से लिया गया है, या तो हो सकता है कि किस बुक में इसका विवरण है। तो सबसे पहले इसका जो कहानी है उबार, उसका आज हम संक्षिप्त परिचय आपको बताते हैं कि कहानी में क्या है। तो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा कि उबार में झबरू हैं। कौन है झबरू? मुख्य पात्र हैं झबरू, और उसका बेटा एक है बिहारी, ठीक है। तो कहानी का सार ये है कि बिहारी का जन्म होता है, तो बिहारी का जन्म के समय उसकी दादी ने खुश होकर कहा था कि ये पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, ठीक है। तो उबार में जो मुख्य पात्र हैं वो है झबरू, और उनका बेटा जो है बिहारी। और उनकी ये जो ओजी रहती है या दादी रहती है, उनका एक शौक़ था या फिर सपना था कि बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। दिवंगत माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए गरीब किसान झबरू बिहारी को पढ़ा लिखाने में एड़ी चोटी एक कर देता है, ठीक है। पर गरीबी आड़ी आती है, और काफ़ी अच्छे अंक से मैट्रिक पास करने के बाद भी बिहारी की पढ़ाई 1 साल तक रुक जाती है। तो होता यूँ है कि बिहारी तो पढ़ने लिखने में अच्छा था और मैट्रिक में अच्छा अंक भी लाया, लेकिन झबरू इतना गरीब था कि उसको एडमिशन नहीं करा पाया। अब होता क्या है कि कड़ी मेहनत से उपजी आलू और फसल बेचकर बिहारी को कॉलेज में नाम लिखवाना चाहता है, पर गांव के गणेश बाबू और महेश बाबू जो दुष्ट दबंग लोग हैं, ठीक है, वो बिहारी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। अब होता है,
सॉरी, ठीक है। आप लोगों को सही से स्क्रीन दिख रहा होगा। और उसमें देखिए एक तो हो गया झबरू और उनका पापा या पिताजी झबरू हो गया, उनका बेटा हो गया बिहारी, उनकी दादी झबरू को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना चाहता है, ठीक है। उसमें दो रहते हैं, गणेश बाबू और महेश बाबू, जो कि दुष्ट दबंग हैं और वो बिहारी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि झबरू के मवेशियों को रात के समय खोलकर दूसरे के गेहूं खेत में घुसा देते हैं, ठीक है। और इसके लिए पंचायत में झबरू को हर्जाना और जुर्माना भरना पड़ता है। फिर भी झबरू और उसकी पत्नी हिम्मत नहीं हारते हैं, जमीन जायदाद बेचकर अपने भूखे रहकर बिहारी को पढ़ाई का साधन जुटाते हैं। बिहारी आखिर पुलिस इंस्पेक्टर बनता है और अपने दादी के आशीर्वाद को और माँ बाप के सपने को साकार करता है। इसी बीच झबरू बीमारी से मर जाता है और बिहारी अपने खानदान को उबार देता है। उबार मतलब क्या होता है कि दुख दर्द से उबारना जिसको कहते हैं, उसको उबार कहा गया है, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेंगे कि जैसे वो क्वेश्चन हम करा देंगे आपको, ठीक है। अभी आप लोग ये पढ़ लीजिए। अब उनके बाद सेकंड जो कहानी है ये है जिगनिक डुआनी, ठीक है। उसमें तो आपको देखिए झबरू और उनका बेटा बिहारी मिल गया उबार में। अब जिगनिक डुआनी में क्या है, ये दूसरा कहानी है सोंद माटी का। और इसमें देखिए मुख्य पात्र कौन है, जंगली और उसकी माँ, ठीक है। कहानी का सार क्या है कि जंगली नाम के ग्रामीण युवक शिक्षित बेरोजगार का दंश झेल रहा है, ये देश नहीं दंश झेल रहा है, ठीक है। और वो घर बाहर सब जगह तिरस्कृत अपमानित होता है। जंगली बचपन में ही बाप का टूअर हो गया था, मतलब टूअर मतलब अनाथ हो गया था, ठीक है। और माँ ने बड़ी कठिनाइयों से इसे पाला पोसा और गहने जेवर बेचकर पढ़ाया लिखाया, पर योग्यता अनुरूप काम नहीं मिलने से हताश है। बड़े भाइयों से ये हमेशा प्रताड़ित होता है, ठीक है। भाभियाँ उसके साथ नौकरों जैसा व्यवहार करती है। उम्र गुजर रही है, बाल पकने लगे हैं पर शादी नहीं हो रहा है। गांव के लड़के उसे क्या कहते हैं, बूढ़ादा कहकर उपहास उड़ाते हैं। सहपाठी की शादी में न्योता में खा लिया जाने से वह सहपाठी से उपेक्षा और अपमान सहना पड़ता है। जंगली की माँ जंगली की दशा पर काफ़ी चिंतित है पर लाचार भी है, ठीक है। और माँ आखिर में जंगली को अपने जमा पूंजी में 100 रुपया देकर कुछ बिजनेस करने की सलाह देकर अंतिम सांसें ले लेती है। तो ये हो गया जिगनिक डुआनी, ठीक है। उसी तरह है धुआं धंधा। धुआं धंधा में कौन है मुख्य पात्र, डॉक्टर नारायण और उसका कंपाउंडर किशनवा, ठीक है। कौन है, देखिए धुआं धंधा में है कौन, डॉक्टर नारायण है और उसका कंपाउंडर कौन है, किशनवा है। अब कथासार क्या है कि डॉक्टर नारायण एक संवेदनशील डॉक्टर हैं। उनके दिल में गरीबों के प्रति काफ़ी सहानुभूति है। गरीबों को की सेवा सहयोग के वो अपना धर्म समझते हैं, पर उसका कंपाउंडर किशन बड़ा खड़ूस है। क्लिनिक में आए कोढ़ी भिखारी के साथ बड़ा बुरा बर्ताव करता है और डॉक्टर नारायण अपने कंपाउंडर के व्यवहार से काफ़ी दुखी होते हैं, ठीक है। और खरी खोटी सुनाते हैं। उस रात डॉक्टर साहब को नींद नहीं आती है। वे समाज में फैली आर्थिक विषमता और परिस्थिति के मारे भिखारियों को दशा पर समाज के रवैये को विषय में सोचते हुए सुबह कर देते हैं। सुबह बाहर निकलते दरवाजे पर वो कोढ़िया भिखारी खड़े मिलते हैं। डॉक्टर नारायण खींचते नहीं हैं, सहज सहानुभूति भाव से उन्हें लेते हैं। तो देखिए ये हो गया तीसरा कहानी, ठीक है, जिगनिक डुआनी। अब चौथा जो कहानी है वो है माइकेलोर, ठीक है। चौथी कहानी क्या है, माइकेलोर। मुख्य पात्र हैं सूरजा और उसकी माँ, ठीक है। कहानी का सार ये है कि जुआन सूरजा की ज़िंदगी गरीबी में बीत रही है। खजूर की छप्पर वाली झोपड़ी में अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता है। उसका 1.5-2 साल का एक नन्हा सा बच्चा नरेना भी है, ठीक है। बाप जमींदार गिरजा बाबू के घर खटते खटते मर गया। पेट पालने के सिवा कुछ नहीं कर पाया था। सूरजा की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाई। सूरजा अपनी दशा को सुधारने के लिए चिंतित है। परदेश जाकर मजदूरी करने वाले अपने गांव के साथियों को
सुधरती आर्थिक दशा और चमक दमक देखकर वो भी परदेश जाकर पैसा कमाने का फैसला करता है। गिरजा बाबू के यहाँ काम करने से इनकार करता है। माँ के लाख समझाने के बावजूद वो अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर कलकत्ता चला जाता है। किताब में ये कलकत्ता का कहीं विवरण है नहीं, तो ये गलत है। माँ दहाड़े मार रोती रह जाती है। तो यही है कि वो कमाने के लिए वो जाना चाहता है, लेकिन वहाँ पे कलकत्ता का नहीं है, जैसे मैंने पढ़ा। अब देखिए ये क्या है कि अजवार भोजिक बड़ाइल चेंगा, ठीक है। तो अजवार भोजाइल भोजिक बड़ाइल चेंगा, ये कहानी के लेखक में प्रथम पुरुष में लिखा है। और लेखक के रिश्ते के भाई मैट्रिक पास कर, मतलब लेखक के रिश्ते के भाई तो मैट्रिक में पेशकर की नौकरी, कोर्ट में पेशकर की नौकरी करता है। उसकी पत्नी थोड़ा सा मतलब उज्जड़ और मूर्ख बिगड़ेल औरत है। एक एक करके 10 बच्चे पैदा कर दिए हैं, पर बच्चों में सही परवरिश की उसकी कोई चिंता नहीं है। उसने अपने शौक़ और मौज में वो मस्त रहती है। बच्चों को छुट्टा छोड़ दिया है। चिलचिलाती धूप में बच्चे आम बाड़ियों में आम चुनने के लिए, बरसात में मछली मारने के लिए भटकते रहते हैं। बच्चों को लाए आम मछली खाकर लेखक की भाभी बड़ी खुश होती है। पढ़ाई के लिए शहर में रहा लेखक जब गांव अपने घर यह सब देखकर काफ़ी नाराज़ होता है। वो भाभी को समझाता है, देश दुनिया की बात बताता है, ठीक है, और अपने भविष्य के लिए शिक्षा का महत्व को अवगत कराता है। भाभी को अपनी गलती का एहसास होता है, ठीक है, और रोने लगती है। लेखक से बच्चों को स्कूल में नाम लिखवाने के लिए कहती है। तो ये देखिए ख़त्म हो गया। अब छठा है दू पोइला जोंड्रा, ठीक है। तो दू पोइला जोंड्रा मतलब क्या हो गया, मकई को हम लोग कहते हैं जोंड्रा, ठीक है। तो इस कहानी में मेहनत का समुदाय की गरीबी दशा का मार्मिक चित्रण है, ठीक है। और किसना बाप जो किसान है, कारीगर है, बांस कारीगर है, और वो सूप दोरा बुनकर अपने छोटे से परिवार को पेट पाल रहा है। काफ़ी लंबी दूरी तय कर जंगल से बांस लाने में दिन भर बीत जाता है। फिर बांस की कामिनी पत्तर बनाना, दोरा सूप बुनने में पत्नी की मदद करना, तो यही काम रहता है कृष्णा का, ठीक है। यानी दिन रात कठिन मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी उसके परिवार के 2 सांझ के लिए ठीक से भोजन नसीब नहीं होता है। दूधमुहा कृष्णा जो है वो बुखार रहता है, बुखार से पीड़ित है, पर पैसे के अभाव से सही इलाज नहीं कर पा रहा है। गांव के कन्हैया बाबू, देखिए दू पोइला जोंड्रा में पूछ देगा कि कन्हैया बाबू किससे रिलेटेड थे, तो ये दू पोइला जोंड्रा, ठीक है, सूप दोरा बनाने के लिए हुक्म देता है। और कन्हैया बाबू का रुतबा है, ठाठ है, उनका हुक्म टालना मुश्किल है। कृष्णा की बीमारी की हालत भी कृष्णा के माँ बाप को सूप दोरा बनाकर सुबह तक तैयार करना पड़ता है। कीमत 6 रुपये मिलते हैं। शायद क्वेश्चन आ जाए कि जो कन्हैया बाबू थे उन्होंने कृष्णा के बाप को कितना रुपया दिया था, तो 6 रुपया दिया था। उससे राशन पानी कर कृष्णा का इलाज करवाया। और ये हो जाता है कि दुर्दिन में काम आने के लिए घर में जोग कर रखी गई 2 पोइला मकई के दानों को बेचना पड़ता है। इतना गरीबी है कि वो 6 रुपया तो कमाया, उससे कुछ हुआ नहीं, और वो मकई के जो बीज थे उनको बेचता है और पैसा से कृष्णा का इलाज करवाते हैं। और डॉक्टर विनय है, इसमें एक पात्र है डॉक्टर विनय, और विनय जो है सहानुभूति से इलाज करते हैं और कृष्णा ठीक हो जाता है। तो यही है कि कृष्णा बच जाता है और बचा कर रखे 2 पहला मकई के दाने 2 लाख रुपए के बराबर साबित होता है। तो दो पोइला जोंड्रा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट है ओद्दीदा, ठीक है। ओद्दीदा का मतलब क्या होता है कि नम आँखें, ठीक है। मुख्य पात्र कौन है, चानोवाली, मोसामाइत और लेखक स्वयं। मोसमाइत मतलब क्या होता है कि जो विधवा औरत है उनको कहते हैं मोसमाइत, और लेखक स्वयं मतलब विनोद कुमार। कहानी का सार ये है कि ओद्दीदा छुआछूत की सामाजिक बुराई और मानवीय संवेदना पर लिखी एक मार्मिक कहानी है। इसमें चानोवाली नामक एक तथा कथित छोटी जाति की विधवा महिला की मानसिक व्यथा को दिखाया गया है। चानोवाली की वो मर्द महतो जमींदार घर में काम करते करते मर गया। पत्नी चानोवाली उससे महतो घर के काम जोगा कर 2 बच्चों और बेटा को वो पालन पोषण करती है। क्या नाम उनका, कोल्हा, और बेटी रेशमी, ठीक है, पालन पोषण करती है। चानोवाली
मानवीय गुणों की प्रतिमूर्ति है। दया, करुणा, ईमानदारी उसमें कूट कूट कर भरी हुई है। सरलता, निश्चलता और मिलनसार स्वभाव उसके व्यक्तित्व के गहने हैं। चानों गांव के मैका होने के चलते, मैका मतलब चानों गांव की वो रहने वाली थी और इस गांव के बच्चे दुलार से उन्हें चानों वाली कहकर पुकारते थे। चानों वाली अपने काम, व्यवहार और ईमानदारी के चलते महतो घर में वो घर के अभिन्न अंग बन गई थी। उसके बगैर मानो घर का कोई काम पूरा नहीं होता था। शादी ब्याह, पूजा पाठ, पर्व त्यौहार उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती थी। महतो घर के सवासिनों को ससुराल छोड़ने लाने उसकी तत्परता सबको अच्छी लगती थी। घर के बच्चे उसे चानों वाली मामा कहकर संबोधित करते हैं। उनके अपनापन भरे व्यवहार से चानों वाली गदगद हो जाती है, पर उसके सरल मन को अक्सर एक पीड़ा सालते रहती थी कि उसे महतो घर के सभी बच्चे मामा कहकर पुकारते तो जरूर है, पर पूरी तरह दादी का सम्मान क्यों नहीं देते हैं। तब उसे बहुत दुख होता था। जब ससुराल से आई महतो घर की विवाहित बेटियां मैके आती, चाहे उसे घर के बाहर पढ़ाई करने वाले लड़के आते हैं, तो सभी बड़े बुजुर्ग के पैर छूकर प्रणाम करते थे, पर वो खड़ी चानों वाली के पैर नहीं छूते थे। तो इससे उनको दुख होता था, मतलब हाथ जोड़ के प्रणाम करते थे, पैर नहीं छूते थे। तो उनको दुख लगता था कि मैं यहीं पे काम करता हूँ, इनके इतना प्यार करता हूँ, पर मुझे पैर से छूकर नहीं प्रणाम करते हैं। लेखक भी उसी घर का लड़का है। एक बार चानों वाली मामा इस मनोव्यथा को महसूस करता है। वो तय करता है कि अब की बार वह जब भी बाहर से आएगा तो चानों वाली को पैर जरूर छुएगा, पर लेखक की मुराद पूरी नहीं होती है। कुछ दिन बीमार होकर चानों वाली असमय चल बसी और मर जाती है। खबर मिलते ही लेखक भागे भागे आता है। तब तक शमशान में चानों वाली की चिता जलने लगी थी। लेखक भारी मन से चिता को लकड़ी डालता है और चानों वाली मामा के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है। गांव लौटने पर चानों वाली की एक और मानता का पता चलता है कि निर्मल महतो की माँ छाती पीटकर रोते हुए बोल रही थी कि निर्मल, अरे निर्मल, तुम्हारी दूसरी माँ चली गई, उसी ने अपना दूध पिलाकर तुम्हें पोसा था। ये सुनकर लेखक का मन में ये सवाल उठता है कि ये समाज कितना पाखंडी है। दूध पिलाते समय चानों वाली की जाति आड़े नहीं आई, पर सम्मान देने में वो अछूत क्यों हो जाती है। और चानों वाली के गुणों को याद करके लेखक समेत सभी लोगों को आंखें नम हो जाती हैं। तो आप लोग इसका एक मतलब क्या कीजिए कि मुख्य पात्र को तो जरूर लिख लीजिए और कहानी सबको भी लिख लीजिए कि किस कहानी से किसका संबंध है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 8वां कहानी मलकी बहू। इसमें है मुख्य पात्र है मलकी, उसका पति विष्णु और मलकी के पिता दयाल बाबू। ठीक है, तो कहानी का सार ये है कि ये कहानी दहेज प्रथा की त्रासदी पर लिखी गई है। ठीक है, मलकी की शादी विष्णु से होती है। दयाल बाबू ने विष्णु को बोकारो से एक्सचेंज में देखा था। ठीक है, और उसके व्यवहार से खुश होकर अपनी इकलौती बेटी के लिए उसे पसंद कर लिया था। धूमधाम से शादी हुई। बारातियों का अवगत में दयाल बाबू ने कोई कमी नहीं की थी। पर्याप्त दान दहेज भी दिया था, पर गछे हुए सामानों को बाकी रह गई थी एक फटफटिया गाड़ी। ठीक है, एक गाड़ी उसमें बाकी था, दहेज में उसको नहीं दिया था। किसको नहीं दिया था? तो विष्णु को। ठीक है, विष्णु को। उसी को लेकर मलकी के ससुराल वाले रोज किचकिच करने लगे। जब शादी हो गया तो मलकी को तंग करने लगे फटफटिया गाड़ी के लिए। विष्णु भी उसके बदले पैसा के लिए दबाव डालने लगा। ससुराल से कई बार झगड़ा कर चुका तो मिला नहीं। सुशील गुणवती मलकी कुछ दिन के बाद आँख का कांटा बन गई। ठीक है, उसकी हर तरह से प्रताड़ित किया जाने लगा। खाना पीना की कमी और मारपीट के चलते उसका गर्भपात हो जाता है। अब उसकी सास उसे बांझ घोषित कर देती है और उसका जीवन नर्क बन जाता है। ठीक है, यही कहानी है इसमें। अब मलकी के पिताजी दयाल बाबू क्या करते हैं कि अभी बाकी दहेज को पूरा करने के समर्थ नहीं हैं। ठीक है, और पुराने ख्याल के हैं तो बेटी की हर हाल में ससुराल में रहने का हिदायत देते हैं, पर दहेज के लालच में कसाई बन चुके मलकी के किसी अनुनय विनय में पिघलते नहीं है। इसी बीच चुपके से रोहतास में, तो विष्णु क्या करता है, रोहतास में शादी कर लेता है, दूसरा शादी कर देता है। अब तो मलकी को दूध की मक्खी की तरह घर से बाहर करते, उसकी स्थिति नौकरानी से भी बदतर हो जाती है। तो ठीक है, यही है आपका मलकी बहू। और 9वां जो कहानी है वो है बाहर भीतर और भीतर बाहर। ठीक है, मुख्य पात्र है सिराज। तो चलिए इसको देखते हैं क्या कहानी है इसमें। तो इसमें है, कहानी का सार ये है कि एक सांप्रदायिकता पर लिखी गई एक कहानी है।
ठीक है। और इसमें सिराज नाम का एक पठान नौजवान की इंसानी गुणों को सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के तौर पर दिखाया गया है। जो सिराज है वो एक मुस्लिम लड़का रहता है और उसका दरिया दिली को इसमें दिखाया गया है। सिराज बिना किसी भेदभाव के हर ज़रूरतमंद के मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था और हमेशा आगे रहता था, और गांव की शान के लिए दंगे के समय भी जान जोखिम में डालकर फुटबॉल खेलता है और जीत कर आता है। सिराज पूरे गांव का प्यारा है। हजारीबाग शहर के हिंदू मुसलमान के दंगा फैलता है, ठीक है, और सिराज को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि शहर में अच्छा तो हमारा गाँव है जहाँ लोग रिश्ते के साथ प्रेम से रहते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है कि सिराज कुएं में डूब जाता है और दूसरे समुदाय की एक बूढ़ी औरत दहाड़ मारकर रोने लगती है। लोग दौड़े आते हैं पर सिराज डूबकर मर जाता है और उसकी मौत का पूरा गांव मरमाहत हो जाता है। तो ये हो गया भीतर बाहिर। और अंतिम जो कहानी है ये है हूब, और इसका मुख्य पात्र हैं दामोदर और गुणेश्वर बाबू, ठीक है। और इसमें दिखाया गया है कि कहानी का सार जो ये है कि दामोदर का पिता गांव के जमींदार गुणेश्वर बाबू के घर काम करते मर गया, ठीक है। तो कहानी का सार में ये है कि जो दामोदर के पिता जो हैं वो गुणेश्वर बाबू एक ज़मींदार रहते हैं, उनके यहाँ के काम करते हैं और वहाँ पे मर जाते हैं। और उस घर में बाप की जगह काम करके दामोदर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता है। अब देखिए होता क्या है कि अभी के टाइम के लड़के जो हैं, जो जब कहानी लिखा गया था विनोद बाबू के द्वारा, तो वो जो कहानी का जो दृश्य बताना चाहते हैं वहाँ पे कि जो उनके पापा मतलब पिताजी जो दामोदर के जो पिता थे वो तो मर गए, लेकिन दामोदर गुणेश्वर बाबू के यहाँ पे काम नहीं करना चाहता, तो वो अपना भविष्य बनाना चाहता था और उसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत करके और पढ़ाई किया। गुणेश्वर बाबू की बारी जुतवाना था। अब होता क्या है कि इसी बीच गुणेश्वर बाबू को अपना बाड़ी मतलब बगान या बगीचा जो है उसको जुतवाना रहता है। अगले सुबह दामोदर को बुलावा भेजता है। दामोदर जाने से इनकार कर देता है और दामोदर को बुलाया जाता है, बट दामोदर नहीं जाते हैं। गुणेश्वर बाबू जल भून जाते हैं, गुस्सा आ जाता है कि दामोदर नहीं जा रहा उसके घर और खेत जोतने। खुद पहुंचते हैं और दामोदर के घर खूब खरी खोटी सुनाते हैं। जाति सूचक कटु शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। दामोदर खून की घूंट पीकर रह जाता है। अब क्या होता है कि गुणेश्वर बाबू जाते हैं और दामोदर को बहुत सुनाता है, पर वो कुछ नहीं कहते हैं और सारा कुछ सुन लेते हैं और वो तैयार होकर सीधे कॉलेज निकल जाते हैं। कुछ साल बाद की बात है, गुणेश्वर बाबू सपरिवार तीर्थ यात्रा में निकलते हैं। गंगा सागर से घर हजारीबाग लौट रहे थे। रास्ते में रेल में ही गुणेश्वर बाबू की माँ का तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया, ठीक है। होता यूँ है कि गुणेश्वर बाबू के सपरिवार मतलब उनके सारे फैमिली जाते हैं तीर्थ यात्रा में गंगा सागर में, लेकिन क्या होता है कि वो हजारीबाग जब लौट रहे थे तो रास्ते में उनका मम्मी का तबीयत ख़राब हो जाता है। पेट में भयंकर दर्द होने लगा। इलाज के लिए धनबाद स्टेशन में उतरना पड़ा, ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द शुरू हो गया उसकी मम्मी के में, और माँ को बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा पेट में, तो धनबाद स्टेशन में उनको उतरना पड़ा। और अस्पताल में जांच से क्या होता है कि अपेंडिक्स जो बोलते हैं, तो अपेंडिसाइट्स बीमारी निकलती है। लेकिन होता क्या है कि गुणेश्वर बाबू के पास उतना पैसा नहीं रहता है कि उसको तुरंत ऑपरेशन कर सके। इसी बीच क्या होता है कि उनको तो एडमिट कर दिया जाता है, बट उनके पास कोई पैसा होता नहीं है, ठीक है। ऐन मौके पर दामोदर से उनकी भेंट हो जाती है। अब होता क्या है कि दामोदर जो था धनबाद में ही दरोगा थे, तो उनका भेंट या मुलाकात हो जाता है गुणेश्वर बाबू से, और गुणेश्वर बाबू को क्या करता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। गुणेश्वर बाबू अपनी विपदा के दामोदर को अवगत कराता है। बड़े कातर भाव से मदद मांगते हैं। दामोदर बड़प्पन का परिचय देते हुए गुणेश्वर बाबू की माँ का इलाज करवाते हैं और मदद करते हैं। पूरे परिवार को अपने आवास में रखकर खातिरदारी भी करता है। दामोदर का उपकार से गुणेश्वर बाबू दब जाते हैं। ये मतलब हैरान हो जाते हैं कि जिसको मैंने दुत्कारा था आज वो इतना मेरा मदद कर रहा है, और उनको अपनी मानसिकता और व्यवहार पर पछतावा होता है। उन्हें एहसास होता है कि जाति से नहीं कर्म सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और कर्म कोई बड़ा या छोटा होता है। गांव के बच्चे पढ़ लिख कर जितना तरक्की करें उतना ही बढ़िया। दामोदर से क्षमा मांगते हैं, ठीक है। तो ये है 10 कहानी, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसके बाद आपको हम 10 कहानी का सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग को बताएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।